हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 3 जायंट्स के बारे में जानते हैं? अगर आपके दिमाग में भी HDFC, ICICI और SBI का नाम आ रहा है तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये 3 बैंक्स ही इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स हैं। क्या आपको पता है कि एज ऑफ जून 25, 2024 इंडियन बैंक्स का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट स्टूड एट 52 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से अगर हम HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI के टोटल मार्केट कैप की बात करें तो ये है 28 लाख करोड़ रुपीस का, विच इज 56% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल द बैंक। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के पिलर्स हैं HDFC, ICICI और SBI, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, these banks constitute 52% of the net profit of all the listed banks in India। और अगर आप इन तीनों बैंक के combined net profit को देखेंगे तो ये ज्यादा है against all the banks combined profit, and that's why these 3 banks have a prime position in the India's economy। But now since ये तीनों बैंक इंडिया के अंदर इतने बड़े बैंक हैं, तो आखिर आपके पोर्टफोलियो में से इनमें से कौन सा बैंक होना चाहिए, यानी कि आपको इन तीनों बैंक्स में से किस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए? Well, that is what we are going to discuss in today's video. In today's video, we are going to compare the banking giants of India, the HDFC Bank, ICICI Bank and SBI. So before I begin with the video, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे इन तीनों बैंक्स की हिस्ट्री से। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द लिटिल हिस्ट्री ऑफ दीज बैंक्स, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि ये बैंक्स किस तरीके की लेगेसी अपने साथ लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि HDFC बैंक से पहले HDFC एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी विच इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1977। नाउ इन द ईयर 1994 HDFC को अप्रूवल मिल गया था RBI का टू सेट अप अ बैंक, एंड दैट्स हाउ HDFC बैंक स्टार्टेड। इसके बाद 2000 के अंदर टाइम्स बैंक और 2008 के अंदर सेंचुरियन बैंक भी HDFC बैंक से मर्ज हो गए, और 2023 के अंदर HDFC बैंक और HDFC का जो मेगा मर्जर हुआ उसके बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ICICI बैंक की। सो ICICI बैंक की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1955 के अंदर ICICI जो था ये एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनी थी, एंड दे यूज्ड टू डू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू द इंडियन बिजनेसेस। उसके बाद 1994 यानी कि LPG पॉलिसी के आने के बाद इनको अप्रूवल मिला RBI से टू सेट अप अ बैंक कॉल्ड एज ICICI बैंक, एंड इन द ईयर 2001 ICICI व्हिच वाज अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनी एंड ICICI बैंक ये दोनों मर्ज हो गए। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के सबसे पुराने बैंक की, व्हिच इज SBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम SBI की हिस्ट्री की बात करें देन इन द ईयर 1806 there used to be a bank which was called as Bank of Calcutta, जिसको बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से रीनेम कर दिया गया। Now in the year 1921 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज किया गया और बना इंपीरियल बैंक। Now उस टाइम पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कोई छोटा मोटा बैंक नहीं था, ये बहुत बड़ा बैंक था, ये बैंकर्स बैंक भी था और साथ ही साथ इट यूज्ड टू बी अ कमर्शियल बैंक ऑल्सो। उसके बाद 1935 के अंदर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, और 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक की रिक्वायरमेंट थी और तब बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। So in the year 1955 Imperial Bank of India was converted into State Bank of India, that is SBI. Now, as you know, SBI is the oldest bank of India and SBI has played a pivotal role in the Indian banking system. So let's do a quick comparison between these 3 banks on the basis of their loan books. तो अगर हम HDFC बैंक के लोन बुक की बात करें then as of March 2024 इनकी जो लोन बुक है it constitutes of corporate loans which is 20%, rural and commercial loans which is 31% and retail loans has the largest proportion of 49%. So with this it is quite clear कि अगर हम HDFC बैंक की लोन बुक की बात करें तो यहाँ पे जो retail loans हैं इनका जो proportion है ये सबसे
ज्यादा है। और ये एक अच्छी बात भी है HDFC बैंक के लिए, क्योंकि अगर इनकी लोन बुक में रिटेल लोन्स ज्यादा हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो डिफॉल्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर होते हैं। ना अगर हम इनके कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग के अंदर कौन कौन से लोन्स आते हैं उनकी बात करें, देन द फर्स्ट इज लोन टू MSMEs, emerging corporates, commercial agriculture, small and marginal farmers, healthcare finance and lastly commercial transport companies को ये लोन देते हैं। चलिए अब ICICI बैंक के लोन बुक को डिस्कस करते हैं एज ऑफ मार्च 2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका रिटेल लोन्स का प्रोपोर्शन अगेन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है विच इज 54.8%। देन कम्स द रूरल लोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स 8.4% ऑफ द लोन बुक। देन कम्स बिजनेस बैंकिंग 7.7%, SME 5%, domestic corporates 21.3%, and lastly overseas loans which constitutes 2.8% of their loan book. So with this it's quite clear कि both ICICI Bank and HDFC Bank has a highest proportion of retail loans in their loan book. वहीं अगर हम SBI के loan book की बात करें then there is a retail proportion of 41.9%, agriculture loan of 9.5%, SME loans of 13.4% and loans to corporates which constitutes 35.3%. So SBI के लोन बुक के अंदर भी रिटेल लोन्स का जो प्रोपोर्शन है ये काफी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है that the loans to corporates also has a significant portion in their loan book. So one thing now I would like to tell you कि क्यों इनकी लोन बुक्स के अंदर जो रिटेल लोन्स हैं इनका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है। तो ये इसलिए है क्योंकि रिटेल लोन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटेल लोन्स के अंदर डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं, और डिफॉल्ट अगर होते भी हैं देन दे आर नॉट एज लार्ज एज द लोन्स टू कॉर्पोरेट्स, और इसकी वजह से इनके एनपीएस पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होता है। तो चलिए अब लोन बुक्स के बेसिस पर तो हमने इन तीनों बैंक्स को कंपेयर कर लिया, अब हम देखेंगे साइज के बेसिस पर कि इन तीनों बैंक्स में से कौन सा ज्यादा बेटर है। तो देखिए अगर हम साइज की बात करें तो इसे हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोन्स को देखेंगे, एडवांसेस को देखेंगे, डिपॉजिट्स को देखेंगे, एंड लास्टली वी विल आल्सो डिस्कस द नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ दीज बैंक्स। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे HDFC बैंक सबसे ऊपर है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सबसे ज्यादा। उसके बाद आप एसेट्स यानी कि लोन्स के बेसिस पर अगर देखें तो यहाँ पे SBI इज द क्लियर विनर। ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स यू कैन क्लियरली सी दैट SBI is a clear winner over here in comparison to ICICI Bank and HDFC Bank. Now this data that you're seeing is as of March 2024, और इसके basis पे अगर हम branches देखें then SBI here also is a clear winner with the highest number of branches. So now we will compare these three banks on the basis of growth, और यहाँ पे हम किस चीज को देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे net interest income को। अगर आपको नहीं पता कि net interest income क्या होती है, then net interest income is the difference between interest given and interest received by the bank। इसके अलावा हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट को भी देखेंगे। सो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप इन तीन बैंक्स के 5 ईयर ग्रोथ कंपैरिजन को देख सकते हो, जहां पे एडवांसेस और डिपॉजिट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ICICI बैंक एक क्लियर विनर है क्योंकि इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम सबसे ज्यादा है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। उसके अलावा अगर हम पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें देन हियर ऑल्सो ICICI बैंक इज अ क्लियर विनर क्योंकि यहाँ पे पैट भी इसका सबसे ज्यादा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन कंपैरिजन टू HDFC बैंक एंड SBI, ICICI बैंक इज अ क्लियर विनर। सो नाउ वी हैव टू विनर्स। साइज के बेसिस पर वी हैव SBI एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ वी हैव ICICI बैंक। चलिए अब हम इन तीनों बैंक्स की एफिशिएंसी को भी कंपेयर कर लेते हैं। नाउ टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ दीज थ्री बैंक्स वी विल कंपेयर देयर कासा रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो कि इन बैंक्स की ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी होती हैं, एंड लास्टली वी विल सी द कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो जिन लोगों को नहीं पता कि कासा रेशियो क्या होता है, देन कासा रेशियो इज करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट। ये बताता है बैंक्स में नंबर ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स को। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से बैंक के पास कितने करंट और सेविंग अकाउंट्स हैं, which will help us to know that which bank is performing efficiently। क्योंकि अगर किसी बैंक के पास करंट और सेविंग अकाउंट्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि उसे कम कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, क्योंकि इन दोनों
अकाउंट्स के ऊपर बैंक को कम कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। वहीं अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो ये एक बैंक के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को बताती हैं और इसके अलावा कॉस्ट टू इनकम रेशियो को अगर हम देखें तो ये जितना लोअर होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है किसी भी बैंक के लिए। Now here you can see the NIM comparison of HDFC Bank, ICICI Bank and SBI। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो HDFC बैंक है उसकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो पोस्ट मर्जर ऑफ HDFC एंड HDFC बैंक काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई हैं फ्रॉम 3.92 टू 3.6। वहीं अगर हम ICICI को देखें देन ICICI हैज इम्प्रूव्ड देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स फ्रॉम 3.79 इन 2023 टू 4.53 इन 2024। वहीं अगर हम SBI के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें देन इट लुक्स फ्लैट 2.93 in 2023 and now it is 2.88 in 2024, slightly decreased। इसके अलावा अगर कासा रेशियो और कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कासा रेशियो के अंदर ICICI बैंक लुक्स गुड विथ 45.5%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे HDFC बैंक इज बेटर बिकॉज इट हैज लोअर कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑफ 42.5% एंड दिस डेटा इज ऑल्सो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो चलिए अब हमने इन तीनों बैंक की एफिशिएंसी को भी कंपेयर कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वालिटी ऑफ दीज थ्री बैंक्स। सो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे इनके NPAs यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैं आपको बता दूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैड लोन्स होते हैं जिनके अंदर 90 डेज में कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट या फिर प्रिंसिपल पेमेंट नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे ROE यानी कि रिटर्न टू इक्विटी को और उसके बाद लास्टली वी विल सी द रिटर्न ऑन एसेट्स। सो इफ यू सी द ग्रॉस NPAs ऑफ दीज थ्री बैंक्स देन सबसे पहले अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो 2023 के अंदर इनके ग्रॉस NPAs was 1.12 which has increased in 2024 again post merger with HDFC to 1.24। ICICI बैंक की अगर हम ग्रॉस NPAs की बात करें they have declined in 2023 it was 2.87 and now in 2024 they have reduced to 2.24। SBI की बात करी जाए तो they have again reduced from 2.78 in 2023 to 2.16 in 2024। So quality comparison के अंदर HDFC बैंक is lagging behind in comparison to the SBI and ICICI बैंक। Now this is happening with HDFC बैंक post merger with HDFC। उनके जो ग्रॉस NPAs हैं they are increasing and this is also the reason why we have seen correction so many times in the stock price of HDFC Bank। Now here you can see the 5-year average of return on equity and return on asset of HDFC Bank, ICICI Bank and SBI। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर हम देखें तो यहाँ पे HDFC बैंक जो है ये क्लियर विनर है विद 16.3% और उसके बाद अगर हम देखें देन कम्स ICICI बैंक। अगर हम ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट को देखें तो यहाँ पे भी द HDFC बैंक इज अ क्लियर विनर विद 1.94% और उसके बाद आता है ICICI बैंक। नाउ दिस डेटा इज ऑल्सो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। बट इफ वी कंपेयर द 3-year एवरेज ऑफ ROE एंड ROA ऑफ द थ्री बैंक्स तो यहाँ पे हमें पिक्चर थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। यहाँ पे HDFC बैंक जो है इसकी कहानी पूरी उल्टी हो गई है। ROE जो है ये सबसे कम है दैट इज 16.2 और अगर हम ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट देखें तो यहाँ पे ROA जो है इट इज 1.98 ऑफ HDFC बैंक। सो ऑन सो मेनी मेट्रिक्स हमने SBI, HDFC और ICICI बैंक को कंपेयर किया। अब हम इन तीनों की स्टॉक परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे यानी कि पिछले कुछ सालों में इन तीनों बैंक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न्स दिए हैं। सो हियर इन दिस टेबल यू कैन सी द 1 year, 3 year, 5 year, 7 year एंड 10 year रिटर्न ऑफ HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड SBI। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो SBI इज अ क्लियर विनर विथ 50.12%। उसके बाद आता है यहाँ पे ICICI बैंक। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर HDFC बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 1.73% के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 years के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन SBI सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसके बाद ICICI और उसके बाद HDFC। 5 year रिटर्न्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे ICICI बैंक क्लियर विनर दिख रहा है विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स 22.18, उसके बाद SBI और उसके बाद HDFC बैंक। सो अनडाउटेडली अगर हम
रीसेंट रिटर्न्स को देखें, यानी कि 1 साल या फिर 3 साल के रिटर्न्स को देखें, तो यहाँ पे जो SBI है वो क्लियर विनर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 5 साल से पुराने रिटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पे ICICI बैंक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। HDFC बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। पर अगर बात करी जाए 3 साल के रिटर्न्स की, देन अगेन 3.65%, which is again very low. So far we have discussed everything about HDFC Bank, ICICI Bank and SBI. अब हम जानते हैं कि आपको एज एन इन्वेस्टर इन तीनों में से कौन से बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैंने आपके सामने इतने सारे डेटा को रखा है। आप अब इस डेटा को एनालाइज करेंगे और अपने लिए एक डिसीजन लेंगे कि आपको इन तीनों बैंक्स में से किस में इन्वेस्ट करना है। Well, if you invest in any of these banks on the basis of returns, then the picture is quite clear. लेकिन हाँ, आपको और सारी चीजों को भी देखना चाहिए। Well, that is it for today's video. I hope you found it informative and interesting. Please इसे अपने friends and family के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much. I will see you in the next video.